नमस्कार, जनसत्ता के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपने पिता लालू यादव को किडनी देने के बाद रोहिणी यादव पूरी दुनिया में मिसाल बन गई हैं। रोहिणी यादव की तारीफ में बीजेपी के नेता भी कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, जो कि सफल रहा है। उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को अपनी एक किडनी डोनेट की है। इस ऐलान के बाद से ही रोहिणी आचार्य सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनके इस फैसले का लालू यादव के राजनीतिक विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया में उनके लिए लोग दुआ कर रहे हैं और जमकर तारीफ भी हो रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में किसने क्या कहा है और कौन है रोहिणी आचार्य। गिरिराज ने रोहिणी आचार्य की करी तारीफ। बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर रोहिणी की प्रशंसा की है और कहा है कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण पेश किया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है, रोहिणी आचार्य आदर्श बेटी हैं। मुझे आप पर गर्व है। आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करी है। यही नहीं, अक्सर लालू यादव की राजनीति की आलोचना करने वाले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर रोहिणी की तारीफ करी है। मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, आज रोहिणी आचार्य को देकर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। ट्विटर पर यूं कर रहे हैं लोग तारीफ। केवल नेता ही नहीं, रोहिणी की तारीफ करने में आम लोग भी पीछे नहीं रहे। जब लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट की खबरें आईं, उसके बाद से ही रोहिणी की जमकर तारीफ हो रही है। विकास कुमार मौर्य नाम के एक यूजर ने रोहिणी को ट्वीट करते हुए लिखा है, बेटियां यूं ही नहीं पापा की परी कही जाती हैं। ईश्वर खुद नहीं आ सकते, इसीलिए परी के रूप में बेटी को भेजते हैं। रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को जीवन दान देकर ईश्वर के स्वरूप उदाहरण पेश किया है। गर्व है आप पर। कैसी है अब लालू यादव की सेहत? फिलहाल लालू यादव की हेल्थ के बारे में बात करें तो वो अभी ठीक बताए जा रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें लालू यादव उनसे इशारों में बात कर रहे हैं। ट्वीट करके बताया गया है, पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। पापा अभी आईसीयू में हैं, होश में हैं और बातें कर पा रहे हैं। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं हम, अच्छा फील कर रहे हैं। कौन है रोहिणी आचार्य? रोहिणी आचार्य लालू यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चों में से एक है। वो लालू की छोटी बेटी और पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने साल 2002 में अमेरिकी बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से शादी की थी। वो फिलहाल सिंगापुर में ही रहती हैं, लेकिन सिंगापुर में रहने के बावजूद वो भारत के राजनीतिक मामलों को लेकर सक्रिय हैं और राजनीतिक टिप्पणियां करती रहती हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव की हेल्थ का अपडेट दिया और रोहिणी यादव के हौसलों को सलाम किया है। कहते हैं कि बेटे बाप की जमीन बांटते हैं और बेटियां दुख। कुछ ऐसा ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को लेकर कहा जा सकता है। लालू की बेटी रोहिणी ने जो किया, उसने लाखों का दिल जीत लिया। दरअसल लालू यादव लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था। ऐसे में उनकी छोटी बेटी रोहिणी आगे आई और उन्होंने पिता को किडनी डोनेट करने का फैसला लिया। इसमें डॉक्टर का यही था कि परिवार में से हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो बेस्ट मैच था, तो जो हमारी बहन है रोहिणी जी, उन्होंने टेस्ट कराया था और मैच हुआ है। हालांकि हमारे परिवार में और भी लोग जो हैं वो देना चाहते थे, लेकिन जो और भी बहनें हों, लेकिन रोहिणी दी क्योंकि वही रहती हैं और वो ज़्यादा इच्छुक थी डोनेट करने के लिए और उनका बेस्ट मैच निकला। तो जो बेस्ट मैच होता उसी का पिता के लिए उनकी जिंदगी में क्या अहमियत है, ये उनके सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए विचारों से समझा जा सकता है। रोहिणी ने ऑपरेशन से पहले अपने पिता को भगवान बताते हुए बचपन की तस्वीर को शेयर किया। साथ ही रोहिणी ने कुछ ऐसे ट्वीट भी शेयर किए जिससे उनकी और लालू प्रसाद यादव के बीच के इस बाप बेटी के इमोशनल रिश्ते को समझा जा सकता है।
हालांकि इस फैसले को लेकर लालू यादव तैयार नहीं थे, लेकिन बेटी के मनाने पर वो मान गए। सिंगापुर में कल लालू यादव का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। रोहिणी के इस फैसले से विरोधी दल के नेता रोहिणी की तारीफ करते नहीं थक रहे। यूपी की तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। सबसे कम मतदान रामपुर में हुआ। 26 साल में पहली बार रामपुर में इतना कम मतदान हुआ है। इसका फायदा किसको मिल सकता है, देखिए। तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में, जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं। मैनपुरी और उत्तर प्रदेश के लोग 8 दिसंबर की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने हैं। इसके साथ ही आजम खान के गढ़ रामपुर विधानसभा उपचुनाव के भी नतीजे इसी दिन घोषित किए जाएंगे। यूपी चुनाव में सोमवार को 3 सीटों पर वोटिंग हुई। तीनों सीटों में से सबसे कम वोटिंग रामपुर उपचुनाव में हुई है। इस सीट पर केवल 33.94% वोटिंग हुई, जबकि मैनपुरी में 54.37% और खतौली में 56.46% वोट डाले गए। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर में वोटिंग के परसेंटेज कम होने की वजह बताते हुए कहा, मेरे ख्याल से ये चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की नाकामी है कि 3 बजे तक 26% पोल हो गया। ये तो 2.6 होना चाहिए था। ये तो बड़ी नाकामयाबी है। ये 26% कैसे हुआ? लगता है कि कुछ डंडे अभी कम पड़े हैं, कुछ लोगों के हाथ कम टूटे हैं और कुछ महिलाओं के साथ शायद बर्बरता कम हुई है। बुजुर्ग महिलाओं के हाथ तोड़ दिए गए हैं। इन महिलाओं को वोट नहीं डालने दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव महाभारत से कम नहीं है। मैदान में जहां मुलायम सिंह यादव के बेटा, बहू और भाई उनकी विरासत को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं, तो दूसरी ओर नेताजी को अपना गुरु मानने वाले रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के टिकट से सामने हैं। ऐसे में दांव पर नेताओं की इज्जत से लेकर उत्तर प्रदेश की जनता का फ्यूचर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव ने 5वीं बार सीट जीती थी, तब 56.67% मतदान दर्ज किया गया था। अब 94,000 वोटों का अंतर सपा के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद जीत का अंतर 94,000 था। इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं दलित वोटर। जहां अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को ही ध्यान में रखते हुए कुछ ही दिन पहले स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी पासी की डेथ एनिवर्सरी पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम किया। राज्य में सपा के लिए अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम था। पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य मुख्य रूप से क्षेत्र के पासी समुदाय तक पहुंचना था। बसपा यूपी में स्ट्रगल कर रही है। राज्य के दलित मतदाताओं के बीच सपा के लिए एक जगह बनाई गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि समुदाय उन्हें भविष्य के चुनावों में बसपा के विकल्प के रूप में चुने। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल दलितों में 1.2 लाख जाटव, कठेरिया 70,000, दिवाकर 80,000 और बघेल 80,000 मतदाता शामिल है। तो क्या इनके वोट बढ़ सकते हैं? और अगर ये भाजपा के साथ चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की साइकिल फंस सकती है। जाने माने गायक लकी अली ने बेंगलुरु पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। अपने दौर के दिग्गज कॉमेडियन महमूद के बेटे लकी अली ने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनकी जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। लकी अली की जमीन पर दबंगों का कब्जा, सिंगर ने लगाई पुलिस से गुहार। मशहूर सिंगर लकी अली ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। अपने फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए लकी अली ने बताया कि उनकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से करी है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। लकी अली की गुहार।
लकी अली युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। उनके गानों के कारण सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लकी अली ने फेसबुक पर अपने फैंस को बताया कि उनका एक फार्म हाउस है जिसमें कुछ लोग जबरन रह रहे हैं। इस विषय में वो कर्नाटक के डीजीपी को पत्र भी लिख चुके हैं। लकी अली का कहना है कि लोकल पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने पुलिस पर भू माफिया का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। सिंगर का कहना है कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है वो उनकी 50 साल पुरानी जमीन है। डीजीपी को लिखा खत। फेसबुक पर लकी अली ने डीजीपी को लिखा गया पत्र साझा किया है, जिसमें लिखा है, सर, मेरा नाम मकसूद महमूद अली है। मैं दिवंगत एक्टर और कॉमेडियन महमूद अली का बेटा हूं और लकी अली के नाम से जाना जाता हूं। मैं अभी काम की वजह से दुबई में हूं, इसीलिए आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल मेरे फार्म में, जो कि एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, केंचलहल्ली येलहंका में स्थित है, उस पर अवैध तरीके से बेंगलुरु के भूमाफिया सुधीर रेड्डी और मधु रेड्डी ने कब्जा कर लिया है। उसने अपनी पत्नी, जो कि IAS अधिकारी है और नाम रोहिणी सिंधूरी है, उनकी मदद से ये किया है। रोहिणी अपने फायदे के लिए राज्य की सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो लोग जबरन मेरे फार्म हाउस में घुस आए हैं और जरूरी दस्तावेज दिखाने से मना कर रहे हैं। लकी अली ने क्या लिखा? बेंगलुरु पुलिस को लिखे गए अपने पत्र में आगे लकी अली ने लिखा है कि मेरे वकील ने इस बारे में मुझे जानकारी दी और बताया था कि ये पूरी तरह से अवैध है और उनके पास फार्म में आने के लिए कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। हम यहाँ जबकि 50 साल से रह रहे हैं। मैं दुबई से आते ही आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप थे नहीं। हमने इसकी ACP से शिकायत कर दी है। मुझे अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मेरा परिवार और छोटे बच्चे फार्म पर अकेले हैं। मुझे लोकल पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है। वो उल्टा कब्जा करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 7 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के पहले आप इस अवैध गतिविधि को रोकें। कृपया हमारी मदद करें। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए मैं इसे पब्लिक में लेकर आया। लकी अली को उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर शायद उनकी गुहार सुन ली जाए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया है कि गुजरात पुलिस ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से बंगाल की सियासत लगातार गर्मा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को गिरफ्तार कर लिया। डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया है कि साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने मोरबी पुल ढहने पर किए गए ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार किया है। ओब्रायन ने दावा किया कि गुजरात पुलिस ने गोखले को राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे से उनके मोरबी पुल ढहने पर किए गए ट्वीट के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया और ये एक कुकडप केस है। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत ने सोमवार को नई दिल्ली से जयपुर के लिए रात 9 बजे की फ्लाइट ली। जब वे उतरे तो गुजरात पुलिस राजस्थान के हवाई अड्डे पर उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें वहीं से उठा लिया गया। डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्वीट में लिखा, मंगलवार को सुबह 2 बजे उसने अपनी मां को फोन किया और उसे बताया कि गुजरात पुलिस उसे अहमदाबाद ले जा रही है और वे आज दोपहर तक अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। पुलिस ने उसे 2 मिनट का फोन कॉल करने दिया और फिर उसका फोन और उसका सारा सामान जब्त कर लिया। मोरबी पुल ढहने पर साकेत गोखले के ट्वीट के बारे में अहमदाबाद साइबर सेल ने एक कुकडप केस बनाया है, ऐसा कहना है डेरेक ओब्रायन का। डेरेक ओब्रायन आगे कहते हैं, ये सब टीएमसी और विपक्ष को चुप नहीं करा सकता। बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध को दूसरे स्तर पर ले जा रही है। अब साकेत गोखले का ट्वीट क्या था? गोखले ने अपने ट्वीट में दावा किया, आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री के मोरबी के कुछ घंटों के विजिट में 30 करोड़ रुपए लगे। 5.5 करोड़ रुपए प्योरली उनके स्वागत कार्यक्रम प्रबंध और फोटोग्राफी के लिए थे। उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोदी के इवेंट मैनेजमेंट और पीआर की लागत 135 लोगों के जीवन से ज्यादा है, क्योंकि त्रासदी के 135 पीड़ितों के परिवार में प्रत्येक को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई, कुल 5 करोड़ रुपए। आजमगढ़ में इन दिनों एक लड़के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बाइक सुर्खियों में है। इस बाइक के आनंद महिंद्रा भी कायल हो गए हैं। जी, ये 6 सीट वाली इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है मैंने। इस पे एक साथ 6 लोग बैठ के कहीं भी आ जा सकते हैं और काफ़ी दूर तक आ जा सकते हैं। इसकी रेंज जो है 150 किलोमीटर के करीब है। एक बार चार्ज होने में 150 किलोमीटर जाती है। जी, तो इसका आप कैसे आपके दिमाग में आया कि हमको ऐसी बाइक बनानी है?
जी दिमाग में ऐसा है कि जो दिन ब दिन प्राइस पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, हर कोई इसके पेट्रोल नहीं खरीद पा रहा है, तो ये हमारे दिमाग में है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो एकदम सस्ते से सस्ता हो और गांव का हर आदमी यूज़ कर सके। इसलिए कि मैं भी किसान के घर से आता हूं तो पेट्रोल खरीदने में दिक्कत होती है, इसलिए दिमाग में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो है बहुत सारे लोग इस सस्ते में आ जा सकें। कितनी लागत लगी होगी? जी इसको बनाने में मुझे करीब 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगी है और सारे सामान जो है मैंने पुराने यूज़ किए हैं कबाड़ से लेकर। कितने दिन लगे होगा बनाने में? जी करीब 1 महीना लग गया है इसको बनाने में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। नए नए लोग राहुल की यात्रा से जुड़ते चले जा रहे हैं। इस बीच यात्रा में 26/11 की मुख्य गवाह देविका भी राहुल के साथ शामिल होती दिखाई दी। देविका कौन है और वो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आई, हमारी रिपोर्ट में समझिए। कसाब के खिलाफ गवाही देकर दिलवाई थी फांसी, अब भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची देविका। बैसाखी के सहारे कोर्ट जाकर देविका ने कसाब को पहचाना था, अब भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। 26 नवंबर 2008 की वो खौफनाक रात, जिसे याद कर आज भी हिंदुस्तान की रूह कांप जाती है। 14 साल हो चुके हैं, आज भी उस रात का खौफ लोगों के दिलों में जिंदा है। इस हमले में जिंदा पकड़े गए अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में एक 9 साल की बच्ची ने अहम रोल अदा किया था। ये बच्ची आज 23 साल की हो गई है। इसने आतंकियों के जुल्म को अपनी आंखों से देखा था। 23 साल की देविका अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आई हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले देविका की गवाही ने कसाब को फंदे तक कैसे पहुंचाया था वो दिखाते हैं। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे और कई ऑफिसर शहीद हुए थे। 26/11 के दौरान मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाया गया था। देविका को भी यहां पर पैर में गोली लगी थी। हमले वाली रात देविका अपने पिता और भाई के साथ पुणे जा रही थी और स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। प्लेटफॉर्म 12 पर मौजूद देविका का भाई जब टॉयलेट गया तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। देविका के पिता ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, लेकिन तभी देविका के पैर में गोली लग गई। देविका जमीन पर गिर गई। तभी देविका ने अपने सामने कसाब को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। गोली के एक दिन बाद देविका को होश आया। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। देविका ने अपने पिता के साथ अदालत में कसाब को पहचाना था और उसके खिलाफ गवाही दी थी। इसके बाद कसाब को फांसी की सजा दी गई थी। अब वही देविका राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। उनकी यात्रा में सीएम गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक सभी लोग पैदल मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। देविका भी झालावाड़ से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए आई। देविका के पिता भी उनके साथ थे। देविका से राहुल गांधी ने करीब 3 से 5 मिनट तक बातचीत की और देविका भी लगातार राहुल गांधी के साथ चलती रही। कुछ देर चलने के बाद राहुल गांधी से देविका और उनके पिता अलग हो गए। उधर गुजरात में मतदान हो चुका है। मतदान के एक दिन बाद कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कंप्लेन किया गया। और आप गुजरात चुनाव को जब ध्यान से देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वयं बैठ करके एक बच्चे से जो है चुनाव प्रचार करवा रहे थे। और मैंने अपनी आंखों से अहमदाबाद में रोड शो देखा माननीय प्रधानमंत्री जी का। उस रोड शो में स्कूल के बच्चे स्कूल का ड्रेस पहने हुए हैं, उसके साथ जो है उनके शिक्षक भी खड़े हैं। उनको ये कहा गया कि आपको भीड़ जुटाना है, आपको भीड़ लेकर के आनी है। तो ये जो दोहरा रवैया है कि हमारे कार्यक्रम में बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, तब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं उनके द्वारा बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खैर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में लगातार आगे बढ़ रही है और नए नए लोग इस यात्रा से जुड़ते चले जा रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर गुजरात की राजनीति में खूब हल्ला मचा। इसी को लेकर ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर निशाना साधा है। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक न्यूज चैनल को उनसे सवाल किया गया हिंदुत्व के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व को मानता हूं। भाई, तुम क्या भारत के संविधान को नहीं मानते जिस पर तुमने शपथ लिया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया? किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो पूरी लड़ाई आज देश में यह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर हम उनसे ज्यादा हैं, चाहे वो दिल्ली का वो मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस के जो नेता जो पूरे भारत में पैदल पैदल फिर रहे हैं, या राजद के लोग हो या सपा के लोग हो, वो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करना चाहते हैं, वो नफरत का मुकाबला नफरत से करना चाहते हैं।
वो जहालत का मुकाबला जहालत से करना चाहते हैं। भाई जहालत का मुकाबला इल्म की शमा रोशन करने से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी को फैलाने से होता है, नफरत का मुकाबला मोहब्बत से होता है, मोहब्बत को आम करने से होता है। तो ये लोग फर्क ही नहीं महसूस कर रहे, इसीलिए तो भाजपा जीतती है, इसीलिए भाजपा जीतती है। लेकिन ये बताइए, राहुल गांधी अभी उनका हालिया जो नया बयान आया, उन्होंने कहा है कि जय सिया राम भाजपा वाले नहीं बोलते, जय श्री राम नहीं, वो क्यों नहीं इस तरह का बयान देंगे? उन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। उस जमाने में जब कोई कंप्यूटर नहीं था, 5 या 10 मिनट की हियरिंग में 65-70 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया और बूटा सिंह जाकर शाम में ठहर कर ताले खुला दिए। यही तो वही तो कहेंगे ना। 48 में 48 या 49 में जब मूर्तियां रखी गई थी, कांग्रेस की सरकार थी, जीबी पंत थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे और नेहरू के जो नवासा था राजीव गांधी, उन्होंने ताले खुलवा दिए। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। वही तो बोलेंगे बात, और कौन बोलेगा? नहीं, वो तो देख रहे हैं ना कि वो शख्स है जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये वो शख्स है जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो बजाय राइट्स को रोकने के वो जाकर राजघाट पर आंख और जबान बंद करके बैठ गया। ये वो शख्स है जिसने दिल्ली में डिमोलिशन करवाया और कहा कि वो पूरे बांग्लादेशी रोहिंग्या है। ये वो शख्स है जो करेंसी नोट के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और की देवी देवताओं की फोटो चाहता है। ये वो शख्स है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ये कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। तो ये सब देख रहे हैं लोग, ये भी देख रहे हैं लोग। एक अंतिम सवाल, AIUDF के जो प्रमुख है बदरुद्दीन अजमल का जो बयान आया है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, मैं बदरुद्दीन भाई ने किस कंटेक्स्ट में कहा है, नहीं कहा है, वो खुद बेहतर उसको सब्सटेंशिएट कर सकेंगे, उस पर रोशनी डाल सकेंगे। मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। तो आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।